यस बेटा। सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, सेल्स टैक्स। चैप्टर को वर्कबुक में स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे कवर अप करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम वर्कबुक पर भी कवर अप करेंगे। ये आपके सिलेबस में कवर किया हुआ है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का क्या पर्पस होता है, क्या मीनिंग है, वो सब कुछ हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे। सेल्स टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, वो सब कुछ। सर सबसे पहला पॉइंट आता है तो कि सर सेल्स टैक्स तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर तो बहुत कम हो गया है, अब तो जीएसटी अप्लाई हो गया है। बट आप लोगों के सिलेबस के अंदर अभी भी उसको सेल्स टैक्स को ही कवर किया हुआ है, क्योंकि कुछ कंट्रीज के अंदर अभी भी सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर जीएसटी अप्लाई होता है। तो उन्होंने यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर आप लोगों के सेल्स टैक्स कवर किया हुआ है, तो हम इसलिए सेल्स टैक्स को रीड आउट करेंगे। सेल्स टैक्स हमारा चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 13, तो मैं अभी सिंपल सा पहले नोट्स में से रीड आउट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम इसको वर्कबुक में से कवर अप करेंगे। तो अभी आप सिर्फ समझने पर फोकस करिएगा, लिखने का पार्ट आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करें टैक्स का मतलब क्या होता है। तो जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज आप लेते हैं या कोई भी आप इनकम अर्न करते हैं, तो कुछ अमाउंट आप उस पर एडिशनल वे में पे करते हैं। जो उसकी वैल्यू होती है उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। एंड टैक्स हमारी एक पे करना, ये हमारी एक ड्यूटी होती है। टैक्स पे करना हमारी क्या होती है, एक ड्यूटी होती है जो सभी पे करते हैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हर पर्सन क्या करता है, एक टैक्स पे करता है। आप मार्केट का पैकेट भी परचेज करते हैं तो उस पर भी आप टैक्स पे करते हैं। आप टॉफी भी परचेज करते हैं तो उस पर भी आप टैक्स पे करते हैं। तो हर प्रोडक्ट्स पर एक बेबी बर्थ लेने से लेकर के पर्सन की डेथ होने तक वो जो भी अपनी लाइफ चलता है उसमें हर सिचुएशन पर कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में टैक्स जरूर पे करता है। इट इज एन बर्डन विच पर्सन हैव टू पे कंपल्सरीली। एक तरह का बर्डन होता है जो पर्सन को पे करना कंपल्सरी होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, चार्ज ऑन द पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर चार्ज किया जाता है वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा एंड कैन नॉट रिकवर फ्रॉम अदर्स। वो टैक्स के अमाउंट को वो दूसरे लोगों से रिकवर नहीं कर सकता। मैंने अगर आप पर चार्ज किया तो आपको आपकी पॉकेट में से ही पे करना होगा, आप दूसरे से रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, पहले चलता था वेल्थ टैक्स, जिसको कहा जाता था रिच पर्सन्स का टैक्स, अमीरों का टैक्स। भाई आपके पास में अगर 1 करोड़ से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टीज है, ज्वेलरी है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था 1%। जितनी की आपकी टोटल प्रॉपर्टी की सब चीजों की वैल्यू निकाली जाती थी, आपके पास ज्वेलरी कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, और उनका ओवरऑल वैल्यू 1 करोड़ से जितना ज्यादा वो होता था उस पर आपको 1% टैक्स देना पड़ता था। प्रेजेंटली इसको खत्म कर दिया गया है, तो कि लोगों ने अपोजिशंस किए। अगर मैं बात करूं आज से 5 to 7 years पहले तक ये टैक्स रनिंग में था। अब इसको खत्म कर दिया गया है क्योंकि लोगों ने अपोजिशन किया भी, तो कि क्या कंट्री के अंदर अगर हम अमीर हैं, हम रिच पर्सन हैं, हमने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, तो क्या गुनाह कर दिया है क्या, हमने कोई गलती कर दी है क्या? अगर ये गरीब है तो कोई इसकी गलती है, हम मैं अमीर हूं तो मेरी गलती तो नहीं है, मैंने मेरी मेहनत से पैसा कमाया है। तो भी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहे हैं? तो वहां पर फिर गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया है। तो बेसिकली एक एग्जांपल मैंने दिया है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर चार्ज किया जाता है वही पर्सन देता है, वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता। सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दिस अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन द पर्टिकुलर पर्सन, वो एक पर्सन पर चार्ज किया जाता है और देन इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और फिर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबने पढ़ा हुआ होगा, आई थिंक सबको थोड़ा बहुत पता होगा, क्लास 11 के अंदर भी पढ़ा हुआ है आपने। आपने अगर और कुछ भी आप कर रहे हैं तो वहां पर आपने जीएसटी का थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन जरूर लिया होगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब कुछ हमारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स।
गवर्नमेंट ने मान लो टैक्स चार्ज करा होलसेलर पर, फिर होलसेलर ने चार्ज करा रिटेलर से, फिर रिटेलर ने चार्ज किया कंज्यूमर से, तो वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। इन इनडायरेक्ट टैक्स एट लास्ट लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑफ कंज्यूमर्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लास्ट लाइबिलिटी किसकी आ जाती है, कंज्यूमर की आ जाती है। अल्टीमेटली वो जो टैक्स पे करना है वो किसको पे करना होता है, कंज्यूमर को पे करना होता है। उसी के अंदर हम जैसे एग्जांपल ले, मान लो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया टैक्स किस पर, मैन्युफैक्चरर पर। गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया किसको, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, वो गुड्स 100 रुपीज का बनाया था, 100 रुपीज का बना करके उसको सेल कर दिया, अपना 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके किसको, होलसेलर को। होलसेलर ने वो गुड्स परचेज करा 110 में, अब उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके 150 में किसको सेल कर दिया, रिटेलर को। फिर रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करा और ऐड करके किसको सेल कर दिया, 200 रुपीज में कस्टमर को। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, गुड सेल करता जा रहा है। तो यहाँ पर सपोज अगर मान लो मेरा सेल्स टैक्स का रेट है कितना, 10%, तो सेल्स टैक्स हमेशा हर स्टेज पर लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर से लिया, मैन्युफैक्चर से कितना लिया होगा, आपने भाई गुड्स कितने में सेल करा है सर, 100 रुपीज में, तो लाओ भाई 100 रुपीज का 10%, कितने रुपए दे दो, 10 रुपीज दे दो मुझे। अब मैन्युफैक्चर का रोल खत्म हो गया, हट जाओ भैया आप लाइन से। अब आ जाओ भैया होलसेलर, अब आपने किसको दिया था, होलसेलर को, लाओ होलसेलर आ जाओ भाई। आपने कितने रुपए पे गुड सेल करा सर, 150 पर, 150 का 10% कितना होता है, 15 रुपीज। लाओ 15 रुपीज दे दो। सर रुको, सर 15 रुपीज क्यों दूं मैं, क्योंकि सर मैं 10 रुपीज का टैक्स तो पहले ही दे चुका हूँ। सर कहाँ दे चुके हो, सर ये मैन्युफैक्चरर ने मुझसे रिकवर कर लिया था ना। मैन्युफैक्चरर ने क्या करा था, जब मुझे गुड सेल करा था, 100 रुपीज का गुड सेल करा था, और 10 रुपीज क्या करे थे, मुझसे टैक्स के पैसे ले लिए थे। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा था, होलसेलर ने 10 रुपीज, ये जो होलसेलर है वो 10 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है। तो हमेशा जब सेल्स टैक्स वगैरह होता है तो जितना अमाउंट आपने कलेक्ट करा है और उसमें से जितना अमाउंट आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट को पे कर चुके हो, उस अमाउंट का आपको क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। गवर्नमेंट बोलती है तो क्यों बाकी का पैसे दे दो। आपने अगर 100 रुपए में से आप 15 रुपीज आप ऑलरेडी दे चुके हो मुझे, भाई आपका 150 का 10%, 15 रुपीज अगर आप टैक्स ऑलरेडी मुझे कलेक्ट किया है, जिसमें से आपने 10 रुपीज ऑलरेडी अगर पे कर दिया, तो आप मुझे 5 रुपीज ये तो दे दो। गेटिंग माई पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक का, यहाँ तक का सर पॉइंट। लिख दीजिए। भाई सिंपल सा पॉइंट में जो बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा था, गुड सेल करा था 10 रुपये उसको, तो सेल्स टैक्स आया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर स्टेज पर टैक्स कलेक्ट करती जाएगी। मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट कर लिया, फिर होलसेलर से कलेक्ट करेगी। अब होलसेलर ने कलेक्ट कितना करा था, 15 रुपीज, जिसमें से ऑलरेडी पे कर चुका है 10, तो वो 5 रुपीज पे कर देगा गवर्नमेंट को। फिर आया रिटेलर, रिटेलर ने सेल्स टैक्स कितना कलेक्ट करा, 200 रुपीज का 10%, 20 रुपीज, उसमें से ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो 150 का 10%, कितना, 15 रुपीज, तो वो गवर्नमेंट को कितना पे कर देगा, 5 रुपीज। तो बेसिकली सेल्स टैक्स के अंदर होता क्या है, जितना अमाउंट आप पे कर चुके हैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट को, उतना अमाउंट आप क्या कर दीजिए, जो टैक्स आपने कलेक्ट करा था उसमें से माइनस करके डिफरेंस अमाउंट आप डिपार्टमेंट को पे कर दीजिए। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो एक तरह से वाउचर्स मिल जाते हैं ना आपको, कैशबैक कूपन कार्ड्स वगैरह, और वो वैसे जितना टैक्स आप पे कर चुके हो उसके आपको एक तरह से वाउचर्स क्रिएट हो जाते हैं, ताकि जब आपको अमाउंट पे करना रहेगा तो वो उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। जो आप अमाउंट सेल्स पर कलेक्ट करते हैं, टैक्स का अमाउंट जो आप कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, और जो परचेज पर परचेज करते टाइम जो आप टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। सेल करते टाइम जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है आउटपुट टैक्स, और परचेज करते टाइम जो आप टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सभी को। ये सर। चलिए, टैक्स का मीनिंग हमारा हो गया, टैक्स का मतलब मैंने बता दिया भाई, जो भी आप अमाउंट वगैरह कलेक्ट करते हैं उसके टाइप्स बता दिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर मैंने उसका एक एग्जांपल बता दिया गवर्नमेंट किस तरह से हर स्टेज पर टैक्स कलेक्ट करती है। उसी के बाद में एक और वर्ड हमारा आता है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवीजन। 3 वर्ड्स दिए हैं, 3 टर्म्स दिए हैं, टैक्स प्लानिंग करना, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवीजन। सर क्या होते हैं, हम एक एक करके वर्ड्स को रीड आउट करते हैं। टैक्स प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है,
टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट जब खुद बेनिफिट्स अगर दे रही है और उन बेनिफिट्स का फायदा लेते हुए, बेनिफिट्स अगर मैं लेते हुए अगर टैक्स की लायबिलिटी को अगर रिड्यूस करता हूं तो उसको हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना। टू कैलकुलेट टैक्स एज पर द रूल्स विद मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, जब आप टैक्स की लायबिलिटी को कम से कम करते हुए अगर टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं टैक्स की प्लानिंग करना। गवर्नमेंट के रूल्स को फोकस करते हुए फॉलो करते हुए, कोई गलत इंटेंशन से नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा हो तो इनकम टैक्स के अंदर एक डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80C, जिसके अंदर वो बोलते हैं तो कि अगर आपने 80C के अंदर अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हम आपको 1,50,000 रुपीज तक का आपको टैक्स में क्या दे देंगे, बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे। 1,50,000 तक का हम आपको टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे। आप सर किन चीजों के लिए, आप अगर अपनी LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से LIC वगैरह से अपना इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हैं, हॉस्टल फीस वगैरह पे करते हैं, तो हम आपको 1,50,000 रुपीज तक टैक्स में बेनिफिट देते हैं। सर गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो आपको अपने आप को सिक्योर करवाना चाहते हैं भाई, ताकि अगर आपको, आप जॉब कर रहे हैं अभी, आप इनकम अर्न कर रहे हैं और अगर आपको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर्स को परेशान नहीं होना पड़े। आप अपना अगर इंश्योरेंस करा करके रखेंगे तो आपके फैमिली वाले परेशान नहीं होंगे, उनको एक क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड होंगे तो आगे वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट उन चीजों को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, आप अगर उन चीजों को फॉलो करते हैं तो हम आपको 1,50,000 तक का टैक्स में बेनिफिट देंगे। अब मैं अगर मान लो मेरा अपना इंश्योरेंस कराता हूँ तो वो इंश्योरेंस करा करके अगर मैं उसका खर्चा अगर शो कर देता हूँ तो मुझे इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज टैक्स प्लानिंग। मैंने कोई गलत चीज नहीं करी है, मैंने कोई गलत बेनिफिट नहीं लिया। गवर्नमेंट ने खुद ने बोला तो कि आप सर ये बेनिफिट ले सकते हो, और अगर मैंने वो बेनिफिट लिया और वो बेनिफिट्स को फॉलो करते हुए अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशंस कराता हूँ तो उसको हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना। फिर इसी के अंदर एक और वर्ड दिया है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आपके घर में लाइट का बिल आता है और लाइट का बिल जब आता है तो उस पर एक ड्यू डेट लिखी हुई होती है, तो क्या आपको बिल को इस डेट तक पेमेंट करना है। अगर आपने उस डेट तक पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर क्या लग जाती है, पेनल्टी लग जाती है। फिर आपको लेट फीस के साथ में आपको क्या करना पड़ता है, बिल का पेमेंट करना होता है। तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है तो कि आप क्या करें, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना करके रखें, टाइमली आप टैक्स का पेमेंट वगैरह करें ताकि अननेसेसरी पेनल्टीज और इंटरेस्ट विल नॉट बी इम्पोज, ताकि फालतू की पेनल्टीज इंटरेस्ट वगैरह वो चीजें इम्पोज नहीं हो। आप अगर सिस्टम से काम करेंगे, सब चीजों का ध्यान रखेंगे, जो भी ड्यू डेट आ रही है, जो भी रिटर्न फाइल करना है वो टाइमली करते रहिए, आपका मैनेजमेंट सॉलिड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हमें उसके लिए ड्यू डेट मेंशन की हुई है 31 जुलाई और 30 सितंबर। आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड रिटर्न अगर फाइल करना है तो 31 जुलाई या 30 सितंबर तक आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने उस डेट तक अगर रिटर्न फाइल नहीं किया और अगर आप उसके बाद में अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी कितनी, 5,000 की। इफ रिटर्न फाइल आफ्टर दिस डेट देन पेनल्टी ऑफ रुपीज 5,000। अब 31 जुलाई थी मान लो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, अब मैंने मान लो अगर 31 जुलाई के बाद में अगर रिटर्न फाइल करा तो ऑब्वियसली पेनल्टीज लग रही, तो मतलब मेरा टैक्स मैनेजमेंट सॉलिड नहीं है। मैं उसके पहले ही रिटर्न फाइल कर दूं ना तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, टैक्स मैनेजमेंट। भाई मैं पूरा ध्यान रखता हूँ डेट्स वगैरह का, वो सब कुछ। और एक वर्ड आता है टैक्स इवीजन। टैक्स इवीजन मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, गलत तरीके फॉलो करना, आप गलत सिस्टम से, रॉन्ग मेथड से आप क्या करते हैं, टैक्स की सेविंग करते हैं। जब आप रिड्यूस करते हैं टैक्स लायबिलिटी बाय इलीगल मेथड्स, इलीगल पेमेंट्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस, गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ टैक्स इवीजन। उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स इवीजन करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है 10 एम्प्लॉइज, आपने बुक्स में शो कर दिए 25 एम्प्लॉइज। आप उनका फर्जी तरीके से उनके अकाउंट में सैलरी भी ट्रांसफर करते हैं और फिर वापस से उनसे कैश में ले लेते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। मान लो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तो देते हैं 10,000, आप उनको बुक्स में दिखाते हो 40,000, फिर उनसे 30,000 वापस से कैश में ले लेते हो। तो इस तरह की अगर आप एक्टिविटीज वगैरह करते हैं तो वो चीज हमारा कहलाता है टैक्स इवेजन करना।
दिस एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इस तरह की एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती। इफ एनी पर्सन फाउंड डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज देन ही विल बी पेनलाइज्ड। अगर कोई भी पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व अगर होता है और जब भी डिपार्टमेंट को अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो क्या करेगा, उस पर्सन के ऊपर पेनल्टीज इंपोज की जाती है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवीजन। यस सर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं इसी के बाद में। तो मैंने आपको टैक्स के बारे में नॉलेज दे दिया, टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम आते हैं सीधा सेल्स टैक्स पर। सेल्स टैक्स होता क्या है? तो बेसिकली सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है चार्ज ऑन द गुड्स और सर्विसेज। जो किस पर चार्ज किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज पर। सर कितनी रेट से चार्ज किया जाता है? टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो कि कितनी रेट से चार्ज करना है। एंड इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। एंड गवर्नमेंट इम्पोज सेल्स टैक्स ऑन बोथ परचेज एंड सेल। गवर्नमेंट दोनों पर ही लगाती है टैक्स, सेल पर भी और परचेज पर भी। इन इंडिया ऑन मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी अप्लाइड। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो ज्यादातर चीजों पर, गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी अप्लाई कर दिया गया है। सेल्स टैक्स रिमूव्ड, और सेल्स टैक्स को रिमूव कर दिया गया है। बट स्टिल नाउ देयर आर टू प्रोडक्ट्स ऑन विच सेल्स टैक्स एप्लीकेबल। लेकिन अभी भी दो चीजें हैं जिन पर सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। अभी तक भी गवर्नमेंट ने उन चीजों पर रिमूव नहीं किया है सेल्स टैक्स को। रीजन क्योंकि गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो आपके पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह जो भी आते हैं, एटीएफ वगैरह और ये सब चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, उन पर अभी भी प्रेजेंट में हमारा सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। उसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है क्योंकि अगर जीएसटी में ला दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉसेस हो जाएंगे, इनकम की रिडक्शन आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी भी उसको सेल्स टैक्स के अंदर ही कवर अप किया हुआ है। डबल बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट को, डबल टैक्स लगाने में आ जाता है। एंड सेकंड पॉइंट दिया है लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब कैंडिडेट्स अगर खुद के कंजम्पशन के लिए अगर अल्कोहल, शराब अगर कंज्यूम करता है, परचेज करता है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स के अंदर कवर अप किया हुआ, उस पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। बट इफ लीकर और अल्कोहल यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, अगर आप लीकर या अल्कोहल को अगर मेडिकल पर्पस में अगर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कफ सिरप वगैरह लेकर के आते हैं, खांसी वगैरह की दवाई वगैरह लेकर के आते हैं, तो आप उस मेडिसिन वगैरह को, सिरप वगैरह को लेने के बाद में क्या होता है? डाउजीनेस आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। तो बेसिकली वो उनके अंदर क्या होता है? अल्कोहल मिक्स होता है। तो वहां पर अगर वो मेडिकल पर्पस के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो वहां पर आपका जीएसटी अप्लाई होगा। बट अगर आपका लीकर जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कैंडिडेट खुद अगर डायरेक्टली लेकर के आकर के अगर खुद अपना कंजम्पशन करता है, तो फिर वहां पर सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। इन सेल्स टैक्स चार्ज और पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज नॉन एज इनपुट टैक्स। जब आप गुड्स परचेज करते हो उस टाइम पर जो टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। और जब आप गुड्स सेल करते हैं और उस टाइम पर जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोला मैंने? जब आप गुड्स सेल करते हैं और सेल करते टाइम जो आपको टैक्स मिलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। और जब आप गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पर जो आप टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। वही आपका आउटपुट टैक्स में से क्या हो जाता है? इनपुट टैक्स को माइनस करके डिफरेंस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। भाई मान लो आपने अगर कलेक्ट करा 13 का और उसमें से ऑलरेडी आप 10 रुपीज का पे कर चुके, तो आप डिपार्टमेंट को कितने रुपए और पे करेंगे? 3 रुपीज का और पे करना होगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर? सेल्स टैक्स का मीनिंग भी हमारा हो गया है। सेल्स टैक्स के अंदर बेसिकली होता क्या है? वे हमें जो भी अमाउंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फिर आता है इसी के अंदर इफ सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अगर जो सेल प्राइस दे रखी है आपको वो सेल्स टैक्स अगर इंक्लूसिव है, जैसे आप लोग मोबाइल फोन्स लेकर के आते हैं, आप सब लोगों ने आपने मोबाइल फोन वगैरह लाए होंगे, तो फोन आप जो देखते हैं, अगर आपने कभी बिल वगैरह में नोटिस करा हो तो उसमें बिल पे लिखा होता है, मानो 14,000 का फोन है, तो 14,000 के अंदर जीएसटी वगैरह वो सब कुछ, सेल्स टैक्स वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ इंक्लूसिव होता है। लिखा हुआ भी होता है नीचे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसी के अंदर अमाउंट इंक्लूडेड है। तो अगर सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, अगर सेल प्राइस जो है अगर उसके अंदर सेल्स टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है
और हमें अगर सेल्स टैक्स का अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मान लो मैंने आपको अगर 15,000 में फोन अगर सेल किया है और उसमें 12% जीएसटी है, तो इंटू 12/112, तो वो हमारा क्या आ जाएगा सेल्स टैक्स का अमाउंट 15,000 इंटू 12/112, दैट विल बी 1607। ये मेरा क्या हो गया सेल्स टैक्स का अमाउंट। समझ में आ गई बात। जब अगर आपका सेल्स टैक्स का अमाउंट अगर इंक्लूसिव है, और अगर एक्सक्लूसिव है, अगर उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली निकाल देंगे सेल्स टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। अमाउंट का आप अगर रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सेल्स टैक्स का अमाउंट आ जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सपोज सेल्स टैक्स चार्ज ऑन द मोबाइल फोन्स एट द रेट ऑफ 12%। अगर मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स चार्ज होता है 12%, और सेल प्राइस दे रखा है आपको इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स इज 15,000, और आपके मोबाइल फोन की सेल प्राइस है कितनी 15,000, 15,000 के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया है व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, कितना टैक्स आपने कलेक्ट करा। तो सेल प्राइस हमें जब अगर सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सेल प्राइस इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 15,000 टू 12/112, तो कितना हो गया 1607। अगर आपको मोबाइल फोन की ओरिजिनल प्राइस अगर निकालनी तो वो कितनी होगी 15,000 माइनस 1607, तो वो हमारा हो जाएगा 13,393। इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट। तो यहां तक का पॉइंट हमारा हो गया जब अगर हमारा अमाउंट क्या होता है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होता है। अगर इसी के अंदर वो क्वेश्चन में अगर बोल देते इफ सेल प्राइस ऑफ मोबाइल फोन एक्सक्लूसिव ऑफ 15% सेल्स टैक्स, अगर मोबाइल फोन है 15,000 का फोन है और उसके अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से चार्ज करना है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्ट, तो हमारा कैसे निकलेगा सेल्स टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। तो 15,000 इंटू 15%, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा कितना 2250, तो आपका टोटल सेल प्राइस आ जाएगा 15,000 प्लस सेल्स टैक्स का अमाउंट 2250, तो टोटल फिगर हो जाएगा आपका कितना 17,250। ये हमारा क्या आ गया टोटल सेल प्राइस। अगर आपका एक्सक्लूसिव है और इंक्लूसिव है दोनों कंडीशंस मैंने बता दी है। एक सेकंड। तो बेसिकली मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझा दिया, सबसे पहले तो टैक्स का मीनिंग समझा दिया, फिर टैक्स के टाइप्स बता दिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर सेल्स टैक्स जब हमें चार्ज करना होता है तो वो किस तरह से अलग अलग स्टेज पर चार्ज किया जाता है वो बता दिया। फिर उसके बाद में टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, ये तीनों टर्म्स का मीनिंग समझा दिया। सेल्स टैक्स का पूरा मीनिंग समझा दिया है। उसके बाद में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव अगर हमारा होगा तो उसका कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है वो चीज मैंने बता दिया है। और अगर आप गुड्स सेल करते हैं और उस टाइम पर अगर टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, और अगर टैक्स आप गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पर आप अगर टैक्स पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। यहां तक का हो गया। और फिर क्या लिखा हुआ है, जनरली इनपुट टैक्स बेनिफिट इज एडजस्टेड अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ आउटपुट टैक्स एंड बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड टू द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। क्या होता है जो आपने इनपुट टैक्स है मतलब कि जो अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो जो आपने टैक्स कलेक्ट करा उसमें से आप उस अमाउंट को एडजस्ट करा करके बाकी का बैलेंस अमाउंट आप डिपार्टमेंट को पे कर दीजिए, एंड बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड टू द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मान लो मेरे पास आउटपुट टैक्स है 13 रुपीज का और इनपुट टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 10 रुपीज का, तो मेरी लाइबिलिटी कितने की आएगी 3 रुपीज की आएगी। अब इसी के बाद में फिर हम आगे बात करें सेल्स टैक्स से रिलेटेड हमारी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी।
सेल्स टैक्स से रिलेटेड हमारी एंट्रीज क्या क्या बनेगी। तो हम बात करें जब अगर हमारा हमने गुड्स सेल करा है क्रेडिट पर, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब आप अगर गुड्स क्या करते हैं क्रेडिट पर अगर गुड्स सेल करते हैं, तो क्रेडिट पर आप गुड्स सेल करेंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट। भाई मैंने अगर 100 रुपीज का गुड्स है उसको अगर 10% सेल्स टैक्स अगर चार्ज करके 110 पर अगर गुड्स सेल किया है, तो मेरा उधार में मैंने गुड्स सेल करा है, तो डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 110, क्रेडिट सेल्स अकाउंट 100 और क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट 10। जब अगर आप गुड्स क्या करते हैं कैश में अगर सेल करते हैं, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जब आप अगर गुड्स क्या करते हैं कैश में अगर सेल करते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो डेबिट कैश अकाउंट 110, क्रेडिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स टैक्स अकाउंट 10। गुड्स अगर क्रेडिट में सेल करते हैं और कैश में सेल करते हैं, दोनों पॉइंट बता दिए। जब आप अगर गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, डेबिट परचेज अकाउंट। गुड्स आपने परचेज करा, 50 का गुड्स परचेज करा, तो डेबिट परचेज अकाउंट। डेबिट सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स जो भी आपका होगा, अभी मैंने अभी हाल बताया था, जब आप गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पर जो आप टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। तो डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट पेबल। उधार में आपने गुड्स परचेज करा है तो अकाउंट पेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। When goods purchase in cash, अगर आप गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं, तो डेबिट परचेज अकाउंट, डेबिट सेल्स टैक्स अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। ये 4 एंट्रीज में कोई डाउट है बेटा? नॉर्मल एंट्रीज हैं, बेसिक एंट्री, इनमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। इसी के बाद में फिफ्थ पॉइंट दिया है, व्हेन इनपुट टैक्स एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। जब आप अगर इनपुट टैक्स को क्या करते हैं आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं, तो इनपुट टैक्स को जब आप आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में अगर एडजस्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करें, मान लो मैंने सपोज गुड सेल करा था और सेल करते टाइम मेरे पास 10 रुपीज का मैंने टैक्स कलेक्ट करा, और जब मैंने परचेज करा था उस टाइम पर मैं ऑलरेडी 5 रुपीज पे कर चुका हूँ। मैंने क्या करा था, आउटपुट टैक्स था मेरा बेटा 10 रुपीज का, और इनपुट टैक्स था मैंने जब गुड्स परचेज करा था उस टाइम पर ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 5 रुपीज का। तो मुझे कितना पे करना होगा डिपार्टमेंट को, और टैक्स टू बी पेड 5 रुपीज। 5 रुपीज मुझे और पे करना होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे भाई, हम आउटपुट टैक्स को नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट सेल्स आउटपुट टैक्स और क्रेडिट सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स और क्रेडिट बैंक अकाउंट। 10 रुपीज मेरा डेबिट हो गया, जो नॉर्मली हमने क्रेडिट करते हैं तो उसको हमने डेबिट करके बंद कर। इनपुट टैक्स को हम डेबिट करते तो हमने बंद करने के लिए क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस अमाउंट का हमने पेमेंट कर दिया क्रेडिट बैंक अकाउंट। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो गया और बाकी का अमाउंट हम डिपार्टमेंट को पे कर देंगे। इफ आउटपुट टैक्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स, सर अगर अपोजिट हो जाए, मान लो मैंने कलेक्ट करा 10 रुपीज बट मैं ऑलरेडी अगर डिपार्टमेंट को 15 रुपीज पे कर चुका हूं, तो क्या होगा, इफ आउटपुट टैक्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स देन बैलेंस रिमेनिंग ऑफ इनपुट टैक्स विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो आउटपुट टैक्स था वो हमारा क्या है, लेस देन वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब कि मैंने बेटा आउटपुट कर, मतलब आउटपुट टैक्स मैंने कलेक्ट करा था 10 रुपीज, जबकि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं 15 रुपीज। मुझे 5 रुपीज और क्या करना है, डिपार्टमेंट से लेना है क्या, ड्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट से मुझे 5 रुपीज लेना है, तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर की उसमें क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। भाई इतना पैसा मुझे
लेना है। तो इफ आउटपुट टैक्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स, देन बैलेंस रिमेनिंग ऑफ इनपुट टैक्स विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट मे बी यूटिलाइज अगेंस्ट लायबिलिटी ऑफ आउटपुट टैक्स। उसको हम नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, लाइबिलिटी में से सेट ऑफ कर लेंगे। अगले साल मान लो मुझे 50 रुपीज अगर पे करना रहा, तो उसमें से 5 रुपीज में मेरे पिछले साल के एक्स्ट्रा दे रखे थे, अब मैं आपको 45 रुपीज पे कर रहा हूँ। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? सेल्स टैक्स का मेरा काफी सारा पॉइंट करा दिया है मैंने, यहाँ तक की मेरी बात हो गई है। आउटपुट टैक्स का और ये सारा पॉइंट बता दिया है मैंने। अब इसी से रिलेटेड जैसे हमें बोला है, क्वेश्चन दे रखा है, अ बिजनेस बाय रॉ मटेरियल फॉर $115। एक बिजनेस है जिसने क्या करा, रॉ मटेरियल परचेस करा, कितने का, $115 का, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, जिसमें सेल्स टैक्स है कितना, 15%, एंड सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर $287.50। और उन्होंने फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करा कितने पर, $287.50 पर। गुड्स परचेज करा था 115 पर और सेल करा है 287.50 पर, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। आपसे पूछा है कैलकुलेट इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एंड अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। आपको इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, लेना है, वो चीज कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने टैक्स कितना कलेक्ट करा, तो 287.50 इंटू 15/115, तो वो कितना हो जाएगा, 37.50 आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की अगर मैं बात करूं, मैंने गुड्स परचेज करा था कितने पर, 115 पर, तो 115 इंटू वही इंक्लूसिव है, तो 115 इंटू 15/115, तो कितना हो गया, 15। मैंने कलेक्ट करा था 37.50 और ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 15। मुझे बैलेंस अमाउंट क्या करना है, डिपार्टमेंट को पे करना है, कितना, 22.50 डिपार्टमेंट को पे करना है। यहां तक की बात हमारी हो गई है। सेल्स टैक्स का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, उसका कैलकुलेशंस बता दिया, उसकी जर्नल एंट्री बता दी है, कंसेप्ट समझा दिया है पूरा इसका। अब इसके बाद में फिर हमारा दिया है सेल्स टैक्स कंट्रोल अकाउंट। वो चीज मैं आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा आपका। आप इसमें आज का पहले यहाँ तक का जो मैंने ये करवाया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक का, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे का बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम कल कंप्लीट करते हैं, ताकि कल कल में हमारा मेजर पार्ट हो जाएगा, 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये जो आज का मैंने पढ़ाया है इसको नोट डाउन कर लेना पूरा बेटा, सेल्स टैक्स से रिलेटेड। कॉपी के अंदर मैं अभी नोट शेयर कर दूंगा, तो आप उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। और ओके सर। बाकी का मैं कल कराता हूँ सेम टाइम पर, इसमें आगे का हम रीड आउट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। सर हाँ बोलिए बेटा। सर एक ये चीज पूछे सर, वो जो प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो रही है यूट्यूब पे। इस क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स रिक्वायर्ड है? यस सर। ठीक है, मैं आपसे व्हाट्सएप पे मुझे बात करो, मैं आपको बताता हूँ। और सर एक और डाउट था, ये सेल्स टैक्स से रिलेटेड। इससे रिलेटेड है? सेल्स टैक्स जो सर आपने अभी पढ़ाया, हाँ बोलो। सर हम यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम्म, अगर अगर इंडिविजुअल की बात करें तो जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनका आउटपुट टैक्स तो कभी होगा ही नहीं। तो इंडिविजुअल्स की अगर बात, बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में आप गुड सेल करोगे कहाँ पर, अपने इंडिया के अंदर? नहीं सर, मतलब यहाँ पे हम बात करें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ना, स्पेसिफिकली। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। नहीं, मतलब अगर उस तरीके से देखा जाए तो अगर हमारा तो एक इंडिविजुअल जो सिर्फ वर्क करता है उसका तो कभी आउटपुट टैक्स होगा नहीं, उसका हमेशा इनपुट टैक्स ही ज्यादा रहेगा आउटपुट टैक्स से। नहीं ऐसा नहीं है, तो कि जनरली कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं तो कि आपका आउटपुट टैक्स ही ज्यादा रहेगा या आपका इनपुट टैक्स ही ज्यादा रहेगा। कुछ लोग, जैसे नहीं होता है कि स्कूल के अंदर फीस डिपॉजिट करनी है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स पूरे साल भर की फीस ही एक साथ डिपॉजिट कर देते हैं, कुछ की पूरे साल भर के बाद में भी नहीं करते हो, कुछ के धीरे धीरे करते हैं। वैसे ही डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ ही ज्यादा पैसे जमा करा देते हैं। तो क्या बार बार का झंझट नहीं रहा, अपन तो पहले से सेफ रहोगे। कईयों लोगों को डर ज्यादा लगता है,
तो वो वहां पर डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसे जमा करा दिया आपने, क्योंकि आपको क्या होता है कि एस्टिमेशन बेसिस पर अमाउंट तो डिपॉजिट करा दिया आपने। अब कैलकुलेशंस वगैरह वो तो पूरा डाटा बाद में आ पाता है, तो कई बार ज्यादा भी डिपॉजिट हो जाता है और कई बार कम भी डिपॉजिट हो जाता है। ओके सर। चलिए यहाँ तक आप कंप्लीट करें, बाकी का हम कल करते हैं इसी सेम टाइम पर। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।